हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव टू बनी का पार्ट 29 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी को शेव करके विंग क्लाउड ड्रेसेस ले आया था और वो आ करके सीधे उसने जिंगसी में वांगजी को लिटाया था। और जैसे ही विंग के पहला कदम जब क्लाउड ड्रेसेस में पड़ा था तो विंग अपनी पूरी रियल फॉर्म में था। विंग का आकार बहुत बड़ा था और विंग के बॉडी से इतनी ज़्यादा प्रकाश, इतनी रोशनी निकल रही थी, बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी। जो क्लाउड ड्रेसेस में एक तो डिसाइपल थे, क्योंकि अब कुछ सुबह का समय था तो डिसाइपल जागने लगे थे। तो वो जाग करके जब उनकी पहली नज़र कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने विंग को देखा था तो विंग की तरफ वो देख ही नहीं पा रहे थे। और विंग का आकार भी बहुत बड़ा था और विंग के सामने एक राउंड सर्कल था, काफ़ी बड़ा सा सर्कल था और उसके अंदर वांगजी था, जो कि विंग ने ही उसे कैरी करके रखा हुआ था अपनी एनर्जी से। तो वो लोग, जब उन लोगों ने, उन डिसाइपल ने, क्लॉटेस के डिसाइपल ने इस तरीके के व्यक्ति को देखा, वो लोग पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है। और वो विंग की बॉडी से बहुत तेज़ प्रकाश निकल रहा था और उसका आकार भी आम व्यक्तियों से बहुत बड़ा था। तो वो लोग बहुत घबरा गए और वो दौड़ते हुए वहाँ गए जहाँ पर स्क्लॉटेस के सभी सीनियर ओल्डर हैं अभी इस समय, वहाँ जाते हैं वो लोग भाग करके। और तब तक विंग ना वांगजी को यहाँ जिंगसी में ले आया था और जिंगसी में उसने लेटाने के बाद उसने वांगजी की पूरी बॉडी को चेक किया कि वांगजी को कहीं कोई इंजरी तो नहीं है। पर वांगजी की कहीं और दूसरी कोई चोट नहीं थी, पर वांगजी के हेड में ना बहुत गहरी चोट थी जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तब विंग ने कोशिश की अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसके उस इंजरी को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि इतना ज़्यादा ब्लड बहता जा रहा था। पर वांगजी बिल्कुल उसकी जो ठीक ही नहीं हो रहा था और जो विंग की हीलिंग पावर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं कर रही हो वांगजी के ऊपर। तो विंग बहुत, उसे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, रोते हुए। और वांगजी की चीख पे उसने अपने दोनों हाथ रखे, बोलता है, लंजा लंजा तुम्हें ऐसा क्या हो गया? मेरी पावर भी कुछ काम नहीं कर रही, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें मैं कैसे ठीक करूँ? लंजा उठो, लंजा होश में आओ, लंजा कुछ तो बोलो। पर वांगजी कुछ भी नहीं बोला था। वांगजी पूरी तरह से अनकॉन्शियस था और विंग रोता जा रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा टीयर आ रहे थे। और लंजा की ऐसी हालत देख करके उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, बार बार उसे रोना आ रहा था। और वांगजी को वो हिलाते हुए और अपनी पावर को हर बार वो कोशिश करता कि वांगजी ठीक हो जाए, जिससे न कि उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि क्या हो गया है, उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रही थी कि क्या हो गया, कि मेरी पावर को क्या हो गया, क्या मैं ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या क्या मेरी हीलिंग वाली शक्ति ख़त्म हो गई है? तो विंग ना फिर कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वांगजी के हेड से बराबर ब्लड बहता ही जा रहा था। अब उसके ब्लड को वो कैसे रोके, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसने, जो उसके वाइट रोब थे विंग के, तो विंग ने अपने वाइट रोब से ही एक रोब का बहुत बड़ा सा टुकड़ा फाड़ा और वांगजी के हेड पे उसके हेड पे उसने राउंड करते हुए उसने उसको पूरी तरह से हेड को बांध दिया उसके उन कपड़ों से, ताकि वांगजी का जो ब्लड है वो रुक जाए, वो ना बहे। इसके बाद ना विंग उठ करके दौड़ता है बाहर की तरफ कि वो जा करके किसी कोई दिख जाए तो उससे बोल दे हीलर को बुलाने के लिए, और यदि कोई नज़र नहीं आ रहा है तो वो खुद जा करके हीलर को लेकर आता है ताकि उसका लंजा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वांगजी जो विंग ना भागता हुआ ही बाहर की तरफ जा रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ से उसे सामने दिखाई दिए, जो कि वो सीनियर थे, काफ़ी ओल्डर थे। और उन सभी लोगों ने भी ना वाइट कलर के रोब पहन कर रखे थे और उनके साथ में डिसाइपल भी थे। कुछ डिसाइपल थे, क्लॉटेसिस के ही डिसाइपल थे। और उनके साथ में उसे एक और व्यक्ति नज़र आता है विंग को, जिसे विंग पहचानता था, क्योंकि विंग इनमें से किसी को नहीं जानता था, ना ही इन किसी ओल्डर सीनियर्स को वो जानता था और ना ही वहाँ के डिसाइपल को। विंग यहाँ आया था, कुछ दिन रहा था, लेकिन ये सीनियर ऐसे वो सबसे नहीं मिलते ना, जो कोई कोई इम्पोर्टेंट खास मीटिंग होती है तभी आते थे वहाँ पर। इसलिए विंग ना इनसे नहीं मिला था और ये लोग भी विंग से नहीं मिले। जब तो वो लोग सामने आते हुए उन्होंने विंग को देखा तो विंग की बॉडी से अभी भी वो वाइट प्रकाश निकल रहा था, पर अब वो थोड़ा कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और विंग बहुत एंजेलिक ब्यूटी लग रहा था, कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल आ गया हो। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना सुंदर दिख रहा था और उसके अंदर कितनी पावर है ये भी ना उसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता था। विंग के आसपास का जो ऑरा था उसे देख करके उन लोगों को अंदाज़ा लग गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
वो लोग ना बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के विंग की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और विंग भी उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजिंग नज़रों से देख रहा था कि ये लोग हैं कौन। तब वो लोग आकर के उसमें से एक ओल्डर ने पूछा कि आप कौन हैं? तो विंग कहता है कि मेरा नाम विवो शियान है और मैं लैंड वांगजी का ओमेगा हूँ और अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। आप लोग हैं कौन? पहले मुझे ये बताइए। तो वो उसमें से जो उस सीनियर ने सुना कि ये लैंड वांगजी का ओमेगा है और यही विवो शियान है, तो उन सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जो एक मैन ना एक बॉय था वो जो उन सबके पीछे था, जब उसने सुना कि ये विवो शियान है तो वो दौड़ करके वांगजी विंग के सामने आता है और वो अपनी नीज पर में बैठ गया। उसने पूरे रेड कलर के रोब पहने हुए थे। जब विंग ने उस व्यक्ति को देखा तो वो तुरंत पहचान गया। कहता है वेनिंग तुम? तो उसने विंग को देख करके ना वेनिंग को देख के ना विंग को गुस्सा आ गई थी, क्योंकि इसकी बहन की वजह से आज वांगजी की ये हालत है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने वेनिंग को बहुत गुस्से में पूछता है कि वेनिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तुरंत एक कदम पीछे कर लिया और बोलता है खबरदार तुमने मेरे सामने आने की भी कोशिश की। आज जो मेरे लंजा की जो भी कंडीशन है ना वो सिर्फ तुम्हारी बहन के कारण है। तुम दोनों इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों बहनों को क्लाउड ड्रेसेस वालों ने ही तुम्हें बचाया था। लैंड क्लान ने तुम्हारी मदद की थी और तुमने उन्हें इतना बड़ा चीट किया, इतना बड़ा धोखा दिया। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। सच में वैन क्लान वाले भरोसेमंद नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तब वेंडिंग ना फूट फूट करके अचानक से रोने लगा और रोते हुए बोलता है कि मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये माफ़ी लायक भी नहीं है। मैं जानता हूँ और मेरी बहन ने जो भी किया मैं इसके खिलाफ़ हमेशा से था। मैंने उसका सपोर्ट कभी नहीं किया, मैंने उसे रोकने की हमेशा कोशिश की थी, लेकिन मास्टर मेरा यकीन करिए उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। तो उसमें से और वेंडिंग ना इतना बोल के बस रो ही जा रहा था। उसमें से एक ओल्डर सामने आगे आया और उसने बोला कि विवो शियान ये सही कह रहा है। वेंचिंग के जाने के बाद इसने सारी सच्चाई हमें बता दी है कि वेंचिंग ने क्या क्या किया है और उसने ये सब क्यों किया है। और हमें भी पता चल गया है कि वेंचिंग ना वांगजी की रियल ओमेगा नहीं थी। हम लोगों की भी गलती थी कि हमने वांगजी को हमेशा फोर्स किया वेंचिंग से शादी करने के लिए। पर अभी ये सारी बातें ये सब करने का नहीं है। जो अभी समय है ये सारी बातें करने का नहीं है। हमें ना वांगजी के बारे में सोचना चाहिए। लैंड वांगजी कहाँ है? तब विंग ने उन सब की तरफ देखा और वो अचानक से उसे लंजा की याद आई और वो रोते हुए बोलता है कि लंजा ठीक नहीं हो रहा है, उसे होश नहीं आ रहा है। उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा किसी ने वॉर किया है, अटैक किया है, जिसकी वजह से ना उसके हेड से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। प्लीज़ आप लोग हीलर को बुला दीजिए। तो वेंडिंग जल्दी से खड़ा हुआ और कहता है कि मास्टर मैं अभी जा कर के हीलर को लेकर आता हूँ। तो विंग ने वेंडिंग की तरफ देखा और बोलता नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन के कारण ही मेरे लंजा की ऐसी हालत हुई है और मैं तुम पे बिलीव नहीं करता। आप में से कोई और हीलर को बुलाकर लेकर आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं खुद जाऊं? तो वो उसमें से एक डिसाइपल था, वो बोलता है कि मैं अभी जाता हूं। वो तुरंत दौड़ता हुआ वो डिसाइपल तुरंत दौड़ता हुआ वो चला गया हीलर को बुलाने के लिए। अभी ना तब तक यहाँ सुबह हो चुकी थी, अब मॉर्निंग हो गई थी, पर वांगजी को अभी भी होश नहीं आया था और वो हीलर थे वो वांगजी को चेक कर रहे थे। उन्होंने वांगजी को बहुत अच्छे से चेक किया और उसके हेड पे जो इंजरी थी उसमें भी उन्होंने वो लेप लगा दिया था, दवा लगा दी थी और अच्छे से ड्रेसिंग कर दी थी उसके उस हेड की इंजरी की। तो जब विंग ने पूछा कि कितनी देर हो गई, आप लोग कब से उसे चेक किए जा रहे हैं, बताइए कि इन्हें हुआ क्या है। तो उसमें से जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और सीनियर हीलर थे, उनकी बहुत एज भी थी पर वो बहुत ज़्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस थे। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर ना इन आयरन से हमला किया गया है, अटैक किया गया है और जो इन आयरन की शक्ति है, जो रिसेंटमेंट एनर्जी है, वो इनके अंदर चली गई है। इनके गोल्डन कोर को उसने हिट किया है, जिसकी वजह से लैंड वांगजी को होश नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी गोल्डन कोर पूरी तरह से प्योर थी। और जो रिसेंटमेंट एनर्जी है वो ना नकारात्मक ऊर्जा होती है और वो रिसेंटमेंट थी, जिसकी वजह से ब्लैक एनर्जी इनकी बॉडी के अंदर है और वो ब्लैक एनर्जी ना इन्हें इफ़ेक्ट कर रही है। तो वो जो विंग कहता है कि ये तो फिर क्या होगा, हम लंजा को कैसे होश में लेकर आएंगे। तब वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, इनके अंदर से उस ब्लैक एनर्जी को निकालना होगा, पर ये हम कैसे करें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं आया कि जिसके अंदर जिसके गोल्डन कोर में ब्लैक एनर्जी चली गई हो। और लैंड वांगजी की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। यदि उनका ओमेगा होता तो विंग कहता बस करिए, आप लोग हर बात पे उनका ओमेगा करना बंद करिए। मैं हूँ
मैं हूँ अपने लंचा के पास और मैं हूँ अपने लंचा का ओमेगा। इतना बोल करके ना वांगजी विंग के बगल में बैठा और उसने विंग ने वांगजी के फोरहेड पे एक किस किया और बोलता है, लंचा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो वहाँ पर इसके बाद ना जो हीलर है वो खड़े हो गए और बोलते हैं कि ठीक है, आप इन्हें कुछ देर रेस्ट करने दीजिए। हमने इन्हें ना कुछ हर्ब्स दिए हैं जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है शायद वो फिर से गेन हो, और जो इनकी गोल्डन कोर है वो यदि फिर से एक्टिव हो जाएगी तो हो सकता है कि ये खुद ही उस ब्लैक एनर्जी को बाहर निकालें, लेकिन उसके लिए इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है। इतना बोल के ना हीलर वहाँ से चले गए और विंग वहीं अपने लंजा के पास बैठा हुआ था और रोए जा रहा था। फिर उसे रोते रोते अचानक से याद आया कि अंकल कहाँ हैं और जो लैन सेजैन है वो कहाँ है, ये सब लोग कहाँ चले गए। अभी तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। और उसका भाई जंगसा, उसकी भी तो शादी यहीं हुई है ना, जंगसा कहाँ है। तो विंग तुरंत से सोचते हुए बाहर आया और बाहर आकर के वो जो ओल्डर थे अभी भी बाहर खड़े थे और उस हीलर से बात कर रहे थे। हीलर ने भी उन्हें भी यही सब कुछ बताया था। तभी विंग ने उन ओल्डर से पूछा कि अंकल कहाँ हैं, मास्टर चिरैन कहाँ हैं। तो वो उनमें से एक ने बताया कि जो मास्टर चिरैन है उनके ऊपर ना इन आयरन से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी तक बेहोश हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके इंजरी आई है। वो अभी तक होश में नहीं आए हैं, तो वो ना रेस्ट कर रहे हैं। तो विंग कहता है वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने नोट किया। अब हम देखते हैं कि विंग ना जो लैन चिरैन है उनके पास में था और वो देख रहा था कि लैन चिरैन पूरी तरह से बेहोश थे और उन्हें सच में बहुत ज़्यादा इंजरी आई हुई थी। वो बहुत घायल थे और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उन्होंने ना पूरी हिम्मत से और पूरी पावर के साथ वॉर में फ़ाइट की है। पूरी पावर के साथ उन्होंने फ़ाइट की है। जैसे देख करके विंग बहुत सैड था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अंकल चिरैन, जिनकी आवाज़ से ही हर कोई डरता था, पूरे क्लॉडेसेस में उनके रूल्स चलते थे, और आज देखो आज किस तरह वो बेहोश यहाँ अनकॉन्शियस हैं। तब विंग ने उनके हेड पे अपना हाथ रखा और फिर से उसने कोशिश की कि शायद अपने लंजा की नहीं पर उसके लंजा के अंकल की, जो उसके अंकल लैन चिरैन है, शायद वो उसे ठीक कर पाए अपनी हीलिंग पावर से, उन्हीं की कुछ हेल्प हो जाए। तब विंग ने जब ऐसा किया ना, तो जो विंग की हीलिंग पावर है वो सच में वो ठीक, वो जिससे कि ना उसके अंदर से वो पावर निकलने लगी, वो एनर्जी, वो वाइट कलर की प्रकाश ना उनके उसके अंदर से निकलता है। और जो लैन चिरैन है वो कुछ ही समय में बिल्कुल वो ठीक हो गए और उन्हें होश आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोल करके वो चारों तरफ देखते हैं और उनके सामने वो एंजेलिक ब्यूटी, वो विंग वहाँ बैठा था। और विंग की बॉडी से वो वांगजी की अल्फ़ा फ्रेगनेंस वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। जैसे देखते ही ना और उसकी फ्रेगनेंस को फील करते ही जो लैन चिरैन है वो अचानक से उठकर बैठ गए। विंग कहता है कि अंकल आपको इस तरह इतनी जल्दी उठकर नहीं बैठना चाहिए। तब जो अंकल चिरैन है वो बोलते हैं कि वीवू शियान, ये तुम ही हो ना। तो विंग कहता है हाँ ये मैं हूँ। तो जो चिरैन है वो उन्होंने सारी बात पूछी कि क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे, और तुम इस तरह अपनी फॉर्म में, और तुमसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तब विंग ने बताया कि मेरी अब शादी हो गई है और लंजा ने मुझे मार्क किया है और अब मैं लंजा का ओमेगा हूँ, इसीलिए अब मैं अपनी रियल फॉर्म में रह सकता हूँ। अब मेरी तरफ कोई दूसरा ओमेगा अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई दूसरा अल्फ़ा अट्रैक्ट नहीं होगा, मुझे ना किसी दूसरे अल्फ़ा से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चिरैन ने उसकी बात पर नोट किया और इसके बाद ना चिरैन को जो वेंचिंग है उसकी भी सारी सच्चाई पता चलती है, जो कि चिरैन के ही जो सीनियर थे उन लोगों ने बताया उन्हें कि वेंचिंग कैसी थी और उसने क्या कुछ नहीं किया। इस क्लाउड रेसेस में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ वेंचिंग की वजह से ही हुआ है। और विंग को भी पता चलता है कि जो लैन सिचैन है और जियांग चैंग है, उन दोनों लोगों को वैन चाओ अपने साथ, वैन रोहान और वैन चाओ अपने साथ लेकर के चले गए थे और वो अभी तक ना जो वैन रोहान की जेल में ही है। और उससे ये भी पता चलता है कि उसके जो जांग क्लान है, उसके माँ बाबा, उनकी भी तबीयत, उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं है और उन्हें भी ना हीलर अभी तक ठीक कर रहे हैं। सारी खबरें उसे जब पता चलती हैं तो विंग तो सोच में था कि वो क्या किया जाए, और यहाँ वो अभी अपने लंजा के पास बैठा था और लैन वांगजी के पास में ही वहाँ लैन चिरैन भी थे। और लैन चिरैन आए और उन्होंने वांगजी के सर पे हाथ फेरा और बोलते हैं कि वांगजी तुम मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरे कारण ही है। यदि मैं
यदि मैं तुमसे वेंचिंग की शादी करने की ज़िद नहीं करता, वेंचिंग से शादी करने की ज़िद नहीं करता, तो शायद ये कुछ नहीं होता। और तुमने तो मुझे पहले ही मना किया था कि इस तरह हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैंने फिर भी वेंचिंग और वेंडिंग पर यकीन किया और हमने उसे अपने क्लॉटेसेस में रुकने दिया। ये सारी की सारा ये जो कुछ हुआ है ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही सारी गलती है। तो जो विंग है वो पीछे से आया और उसने अपने अंकल के शोल्डर पर हाथ रखा और बोलता है कि नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारी घटना ये समय का ही था, ये सब होना ही था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसे हम सज़ा देंगे, उस वैन रोहान की गलती है। ये सब कुछ उसने किया है, वही इंसानियत का दुश्मन है। और जो इंसानियत का दुश्मन है उसे हम इंसानों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसे रहने का कोई हक नहीं। इतना और जो ये विंग ने जब बोल रहा था तो उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा है ये समझ में आ रहा था। और यहाँ वांगजी को होश नहीं आ रहा था। विंग परेशान था कि जो मेरी हीलिंग पावर है उससे क्यों नहीं ठीक हो रहा है वांगजी। अंकल को तो उसने ठीक कर दिया पर वांगजी क्यों नहीं ठीक हो रहा। विंग को ये प्रॉब्लम थी। अब ये सोच रहा था तभी ना एक डिसाइपल ने नॉक किया उस रूम पे। तब जो चिरैन है वो बाहर है और उस डिसाइपल से पूछते हैं क्या हुआ। तो वो डिसाइपल कहता है कि हमारे मेन डोर पर कोई आया है और वो ना जो मास्टर व्यू शियान है उनसे मिलना चाहते हैं। तो चिरैन कहता है कि वो कौन है। तो वो जो डिसाइपल है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन है, पर वो बहुत ही अलग दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से आए हैं क्योंकि वो यहाँ के नहीं दिखते। और उनके जो उन्होंने रोब पहन कर रखे हैं वो भी बहुत अलग है, उनका पहनावा भी बहुत अलग है। आप लोग उनसे मिल लीजिए एक बार। तो चिरैन है उसने नोट किया और उसने कहा कि जाओ जाकर के उन्हें बैठक रूम पे बिठाओ। इतना बोल के ना चिरैन अंदर चला गया और उसने विंग को बताया कि कुछ लोग आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो विंग कहता है मुझसे कौन मिलना चाहता है, मैं तो ऐसे किसी फंक्शन को नहीं जानता। चिरैन कहते हैं पता नहीं, चलो हम मिल लेते हैं उनसे। तो विंग ने नोट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि विंग और चिरैन उस बैठक रूम में आते हैं और जब उन दोनों लोगों ने आ करके देखा कि वहाँ सामने कौन बैठा है तो वहाँ पर ना 2 3 5 पर्सन बैठे थे, 5 लोग वहाँ बैठे थे। उसमें से जो पहला व्यक्ति था उनके ऊपर उनकी नज़र पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था और वो यंग भी था, वो वांगजी की एज का ही होगा। और उसने भी ना पूरे वाइट कलर के रोब पहने हुए थे और उसके हेड पे अलग ही डिज़ाइन की एसेसरीज थी और वो भी पूरी वाइट थी। और उनके हाथों में जो उन सब ने तलवार ले रखी थी वो तलवार भी ना पूरी वाइट थी। और विंग जिस तरीके के वाइट रोब पहन कर रखता है उसी से मिलते जुलते एक और पर्सन था जो कि सीनियर था और वो करीब चिरैन की एज का होगा। तो उसने उस तरीके के रोब पहन कर रखे थे जैसे कि विंग पहनता है। और विंग के हेड पे जो रेड कलर का रिबन वो विंग हमेशा अपने हेयर पे लगाता है, वैसे ही रेड कलर का रिबन ना उस पर्सन ने भी लगा कर रखा था। और विंग उसे देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था, उसे अटैचमेंट फील हो रही थी उसके तरफ। और वो मैन भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा। चिरैन ने भी उन लोगों को देखा और जिसे देख करके चिरैन को समझ में आया कि ये लोग कुछ अलग हैं, बाहर के हैं, हम इनसे आज तक नहीं मिले। तो चिरैन ने उन्हें आया और पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो वो लोग सभी खड़े होते हैं और वो खड़े होकर के उन्होंने अंकल चिरैन को बो किया और मास्टर चिरैन को बो किया और फिर मास्टर चिरैन और विंग दोनों लोगों ने उन्हें बो किया। और उसमें से जो एक मैन था जिसने विंग की तरह ही रेड कलर का रिबन लगा कर रखा था उन्हें विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी जो चिरैन है वो पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप लोग कहाँ से आए हैं और आप विवो शियान से क्यों मिलना चाहते हैं। तो जो मैन है वो जो हेड जो चिरैन की एज का था, मिडिल एज का मैन था, वो बोलता है कि आप ही मास्टर चिरैन हैं, मास्टर लैन चिरैन है। तो चिरैन ने हाँ किया कि हाँ मैं ही मास्टर चिरैन हूँ। तो वो बोलता है कि मेरा नाम वी चांग से है और मैं यहाँ से बहुत दूर एक समुद्र में एक टापू है जिसका उस टापू में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर उस लैंड का नाम है रैबिट लैंड, मैं रैबिट लैंड का किंग हूँ। तो वो जो चिरैन है वो थोड़ा देर के लिए तो बिल्कुल चुप रह गया और विंग भी। तो चिरैन प्रोसेस कर रहा था कि किसने क्या कहा, समुद्र के बीच टापू और रैबिट लैंड। तब चिरैन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। तो वी चांग से हैं वो बोलते हैं कि हम लोग ना रैबिट लैंड से आए हैं और हम लोग इस वर्ल्ड से बहुत दूर रहते हैं, वो हमारा वर्ल्ड है और जहाँ पर हम लोग रैबिट हैं। और जो आपके बगल में जो आपका जो बेटा खड़ा है ये विवो शियान, ये मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को वापस लेने आया हूँ।
तो वीन तो एकदम शॉक, बिल्कुल चुप कि ये क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा। अचानक से मेरा कोई फादर आ गया और वो सीधे क्लेम करने लगा कि मैं इनका बेटा हूँ। तो चिरैन ना खड़े हो गए और बोलते हैं कि माफ़ करिए, मैं नहीं समझा, और आप विभूषियान के बेटे, और आप और आपका बेटा विभूषियान कैसे हो सकता है? आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा डिटेल से सब कुछ बताएंगे? तब जो वी चांगसे हैं वो बोलते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये विभूषियान ही है ना, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। ये भले ही जब हमने इसे छोड़ा था तब इसकी तब ये ना बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ही ज़्यादा, ये इतना छोटा था कि इसे कुछ याद भी नहीं होगा। लेकिन तब भी मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसका ये रेड रिबन जो उसकी माँ ने उसके बालों में बांधा था, और ये रिबन उसकी माँ मेरे बालों में भी हमेशा मेरे लिए लगाती है। तो विंग कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे मुझे क्लियरली बताइए। तो वो जो वी चांगसे हैं वो आए विंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और बोलते हैं कि विंग बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हारा नाम ही विभूषियान है ना, और मैं तुम्हारा फादर वी चांगसे हूँ। हम तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पता हमें अभी पता चला है, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी उन शक्तियों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी थी। विंग कहता है मेरी माँ ने? तो वी चांगसे कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी माँ ने दी थी। जो चिरैन है वो बोलते हैं कि आप सारी बात अच्छे से बताइए। तब वी चांगसे कहते हैं कि आज से कई साल पहले जब विंग बहुत ज़्यादा छोटा था, उस समय पे ना हमारे लैंड में, जो हम लोग ना, एक हमारा लैंड है, टापू है, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है, वहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं है, बस हम लोग ही रहते हैं, और वहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी हैं सभी रैबिट हैं उस लैंड में। इसलिए उस लैंड का नाम है रैबिट लैंड, और मैं उस रैबिट लैंड का किंग हूँ। वहाँ पर मेरा ही राज चलता है। और हमारी पूर्वज, जिनका नाम, जो हमारी एंचेस्टर हैं, वो पूर्वज हैं, उनका नाम ना बॉसन सेरन है। जो मेरी वाइफ है वो बॉसन सेरन के ही परिवार से हैं, और जो हमारी वो एंचेस्टर हैं, और बॉसन सेरन ने ही हमें वो लैंड वहाँ रहने के लिए दिया था। तो पिछले कई हज़ार सालों से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। और तभी ना बीच में आज से कुछ साल पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी आई थी, जिससे की वजह से हमारे पूरे लैंड में बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, हमारे लैंड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और बहुत सारे रैबिट हमारे यहाँ मारे गए थे, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम में था। पर मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटा था, और उसे सेव करने के लिए मेरी वाइफ़ ने उसे अपनी गोद में ले करके वहाँ से वो ना डिसअपीयर हो करके वो यहाँ धरती पर आई थी। और यहाँ पर समुद्र के किनारे आ कर के उसने अपने उस छोटे से बच्चे को यहाँ छोड़ दिया था, ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि वहाँ पर उस सुनामी की वजह से कोई भी ज़िंदा नहीं रह रहा था। हर कोई वहाँ पर सबको बचाना बहुत मुश्किल था। और जो विंग था उसने इंसानी रूप में उसने जन्म लिया था, और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई पावर नहीं थी, वो एक सिंपल ह्यूमन था, कोई भी पावर उसके पास नहीं थी। तब जो उसे बचाने के लिए, उसे सेव करने के लिए मेरी जो वाइफ़ है, और जो उसका नाम है, मेरी वाइफ़ का नाम है कांगसन सेरन ने, उसने अपनी पावर, अपनी पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, अपनी पावर उसने विंग को ट्रांसफ़र की थी, विंग के अंदर। क्योंकि विंग उस सुनामी में उसकी डेथ हो गई थी। वो भले ही विंग को वहाँ से डिसअपीयर होके लेकर आई थी, लेकिन जब वो यहाँ आई उसे पता चला कि विंग की सांसें नहीं चल रही, विंग की हार्ट बीट भी रुक गई थी, और विंग ख़त्म हो चुका था, उसकी डेथ हो गई थी उस पानी में, जिसकी वजह से वो बहुत विंग का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि विंग हमारी इकलौती संतान है, इकलौता बेटा है। तो कांगसन सेरन ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी जितनी भी एनर्जी थी उसने विंग को पूरी ट्रांसफ़र कर दी थी, और विंग के अंदर कोई भी पावर नहीं थी, तो उसने बहुत ही आराम से अपनी माँ की एनर्जी को ले लिया था। और उसी वक्त कांगसन सेरन ने अपने रेड रिबन को विंग के हेयर पर बांधा था, और इसके बाद उसने एक लेटर भी विंग के लिए छोड़ा था। उस लेटर में क्या लिखा था उसने ये भी पूरी बात वी चांगसे हैं उसने बताई। कांगसन जो चिरैन है उन्होंने पूरी बात उन्हें बताई। अब तो जो चिरैन को फिर याद आया कि जो जियांग फैमियान और मैडम यू हैं, उन्होंने जब बताया था तो उन्होंने भी यही सारी बातें बताई थी, और विंग ने भी सुनी थी। तो विंग को भी याद आया कि हाँ, उसके बाबा ने कहा था कि उसके बाबा को विंग ना समुद्र के किनारे मिला था,
तो चिरैन कहते हैं कि जब आप रैबिट किंग हैं और आपकी वाइफ रैबिट क्यून है, रैबिट लैंड की क्यून है, तो आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी पावर है, तो फिर विंग पावरलेस क्यों बर्थ हुआ था? विंग एक सिंपल ह्यूमन की तरह उसका जन्म क्यों हुआ? तो जो वो हैं वी चांगसे हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, विंग का जन्म तो हुआ था, वो एक सिंपल ह्यूमन के रूप में ही उसका जन्म हुआ था। हमने अपने एंसेस्टर बॉसन सेरन की बहुत ज़्यादा पूजा की थी और उन्हें हमने याद किया। तब उन्होंने हमें बताया था कि विंग की जो पावर है वो उसे 15 साल के बाद मिलेगी। जब विंग अपनी 15 साल की उम्र में होगा तब विंग की जो रियल एनर्जी है उसे वो मिलेगी। पर विंग की बीच में ही डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो मेरी वाइफ है कांगसन सरन है, उसने बहुत कम उम्र में ही विंग के अंदर अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसकी वजह से विंग की शायद रियल एनर्जी नहीं आई। क्योंकि विंग में जो एनर्जी है मैं उसे फील कर सकता हूँ। ये कांगसे सरन की है, ये मेरी वाइफ की है, विंग की नहीं है। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा खांसी आ गई, तो हम अपनी स्टोरी में आते हैं। ये तो वो बोल रहे थे कि ये विंग की नहीं है, ये मेरी वाइफ की एनर्जी है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। तब विंग ने अपने जो वी चांगसे हैं, अपने जो बाबा उसे बता रहे हैं कि विंग के बाबा हैं, उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो ये क्या मेरी अपनी एनर्जी नहीं है? तो वी चांगसे कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी एनर्जी नहीं है, ये तुम्हारी माँ की एनर्जी है, मेरी वाइफ की एनर्जी है, जो कांगसे सेरन है उसकी एनर्जी है। मुझे लगता है कि अभी तक तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं मिली। तो विंग कहता है, तो फिर जब मैं 15 ईयर का हुआ था तो मुझे मेरी एनर्जी मिल जानी चाहिए ना, क्यों नहीं मिली? तो वी चांगसे वो कहते हैं कि पता नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। यदि तुम मेरे साथ बचपन से रह रहे होते तो शायद मैं तुम्हें बता, पर अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। तो जो विंग है वो बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, अचानक से आप यहाँ आ गए और ये सब कह रहे हैं। तो वी चांगसे आए और उन्होंने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से लेते हुए बोलते हैं कि विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम मेरे बेटे हो, वरना मैं तुम्हें कैसे पहचानता, मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता? और मैंने अभी जो कुछ बताया है कि ये क्या सब कुछ झूठ है? तुम्हारे जो अभी इस समय पेरेंट्स हैं, जिसे तुम माँ बाबा बोलते होगे, वो क्या तुम्हारे माँ बाबा हैं? जो जियांग फैमियान हैं और मैडम यू के तुम इस समय बेटे हो, है ना? उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। तो विंग ये सब कुछ सुन करके वो बहुत सरप्राइज था और फिर वो जो बोलते हैं कि तुमने शादी की है ना? तुमने इस क्लान में वेडिंग कर ली है लैंड वांगजी से, लैंड वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग ने अपना हाथ चढ़ाया और एक कदम ना उनसे पीछे हो गया और बोलता है कि आपको ये सब कुछ कैसे पता, आप सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानते हैं? तो वी चांगसे कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है वो मेरी वाइफ की है। और तुम्हें एनर्जी देने के बाद, अपनी पूरी पावर देने के बाद, वो तब से अनकॉन्शियस है, वो तब से अपने होश में नहीं है। इतने सालों से जो तुम्हारी माँ है वो बेहोश है और वो अभी भी अपने होश में नहीं है। जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे और वहाँ जा कर के तब तक तुम अपनी माँ को उसकी एनर्जी वापस नहीं करोगे, तब तक वो होश में कैसे आएगी विंग? और मुझे लगता है कि जब तुम इस एनर्जी को अपनी माँ को दे दोगे, इसके बाद ना तुम शायद अपनी रियल एनर्जी को पा पाओ। तो जो विंग है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और मैं आपको नहीं जानता, और कौन है आपकी वाइफ? और मेरी माँ मेरे पास में है, जो मैडम यू है, जो वो मेरी वाइफ है। मैं जियांग क्लान का रहने वाला हूँ और आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैं आपसे कभी नहीं मिला। तो वी चांगसे हैं वो बोलते हैं कि मैंने कहा ना कि तुम्हारे अंदर की एनर्जी से मुझे सब कुछ पता चल गया है। जब तुमने अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तुमने किया है ना इस्तेमाल। तो विंग ने याद किया कि हाँ, उसने कल रात अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल किया था अपने लंजा को सेव करने के लिए। तो विंग ने नोट किया कि हाँ, मैंने किया था। तो वो तो कहते हैं कि हाँ, इसीलिए तुमने शायद उस पर्ल का भी इस्तेमाल किया है जिसका तुमने रिंग पहन कर रखी है। तो विंग ने अपने हाथ में देखा तो विंग के हाथ में एक रिंग थी और उस रिंग में जो वो पर्ल था वो मोती की रिंग उसने पहन कर रखी थी, जो कि वो मोती का साइज़ ना ऑटोमेटिक ही बहुत बड़ा हो गया था और जो ब्लैक स्मोक था वो उसमें आकर के पूरी तरह से समा गया था।
तो विंग उसे ना बड़ी बड़ी आंखों से उस पर्ल को देख रहा था। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि सब कुछ हुआ कैसे। तो वी चांग से कहते हैं कि विंग, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें एनर्जी दी थी ना, अपनी एनर्जी दी थी, इसीलिए दी थी कि जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़े, जब तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो या फिर तुम्हारा कोई अपना मुसीबत में हो, तुम उसे सेव करना चाहो, तो उनकी एनर्जी तुम्हारी मदद करेगी। और जब तुमने अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी माँ के पास में भी ऐसा ही एक पर्ल है जो वो अपने क्राउन में हमेशा लगाती हैं। उनके क्राउन का पर्ल भी शाइन किया था। उससे हमें पता चला कि कि जो तुम कहाँ हो, और हमने उस एनर्जी से पता कर लिया है कि तुम कहाँ थे और इतने बचपन से लेकर आज तक तुमने क्या किया, तुम्हारा बचपन कैसे बीता। हमें सब कुछ पता चल चुका है विंग, मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में पता कर लिया है उस एनर्जी के ज़रिए। और तुम अपनी माँ को देखना चाहोगे? तब विंग अपनी आँखों से उनकी तरफ देख रहा था और उसकी नज़र और उसकी आँखों में था कि हाँ, वो देखना चाहता है, पर वो कन्फ्यूज़ था। तभी वी चांगसे ने एक मैजिक किया और सामने ही उसे एक राउंड सर्कल में सब कुछ नज़र आने लगा। जब विंग देखता है कि वहाँ पर ना एक बेड है और एक रूम है, पूरा वो रूम है, और उस रूम के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बेड पड़ा हुआ है। उस बेड पे एक लेडी वहाँ लेटी हुई है, जो कि लेडी बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है और विंग से काफ़ी हद तक वो मैच करती है, विंग से मिलती जुलती है। और उसके फेस में बेहोशी में भी है, फिर भी वो तेज और वो सुंदर कितनी है, और हल्की सी स्माइल है। तो वो विंग उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था और उस लेडी ने भी ना वो रेड कलर का रिबन उसके बालों में था। तब वी चांग से कहते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारी माँ है, ये कांगसे सेरन है, इसी ने तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी दी थी। विंग, तुम कुछ याद करने की कोशिश करो, तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें कैसे याद होगा, पर फिर भी तुम्हें हल्की कुछ यादें तो अपनी माँ की होंगी ही ना। तब विंग ना बहुत ध्यान से उनके तरफ देख रहा था और विंग की अपने आप ही ना हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो बहुत इमोशनल फील कर रहा था अपनी माँ को देख करके। विंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे टच करने की कोशिश की, तो वो राउंड सर्कल जिसमें ना उसकी माँ की छवि दिख रही थी, वो वहाँ से गायब हो गई। और विंग कहता है कि अरे, ये क्या हुआ? तो वी चांग से कहते हैं कि विंग, ये मेरा मैजिक है, मैं तुम्हें मैजिक के थ्रू उसे दिखा रहा था। वो कई सालों से इसी तरह से बेहोश है। जब तुम वहाँ जाओगे और तुम उसकी एनर्जी उसे दोगे, तभी वो होश में आएगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी भी शायद फिर तुम्हें मिल जाए, जो तुम्हारी रियल पावर है वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम अपनी पावर को नहीं पाना चाहते? तब चिरैन कहते हैं कि विंग, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना इनके साथ जाना चाहिए, और शायद तुम्हारी रियल पावर ही तुम्हारे जो लंजा है उसे ठीक कर पाए। उसकी जो वांगजी के अंदर इस समय वो ब्लैक मैजिक है, वो उसके गोल्डन कोर को अभी ना वो उसके गोल्डन कोर पे इफ़ेक्ट कर रही है और वांगजी को होश नहीं आया है। हो सकता है कि शायद तुम्हें अपनी रियल एनर्जी पता चले। और उन्होंने कहा कि इनकी एंसेस्टर, मतलब तुम्हारी एंसेस्टर बाउंसन सेरन है, तुम उनसे भी शायद बात कर पाओ। वहाँ जा कर के बाउंसन सेरन ने ही वांगजी का जब जन्म हो रहा था, जब जन्म के समय में ही वांगजी की माँ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी और वांगजी का बर्थ नहीं हो पा रहा था। स्टमक के अंदर ही वांगजी की सांसें रुक रही थी। तब बाउंसन सेरन और जो उनकी वाइफ हैं लैन ई, उन लोगों ने ही, महागुरु बाउंसन सेरन और उनकी वाइफ लैन ई ने ही वांगजी का बर्थ होने में मदद की थी। और बाउंसन सेरन ने अपनी एनर्जी वांगजी को ट्रांसफ़र की थी, जिससे कि वांगजी आज इतना बड़ा जो ड्रैगन है वो, और ये ड्रैगन कोई और नहीं, ये वही रूप है जो बाउंसन सेरन का कभी हुआ करता था, गोल्डन फायर ड्रैगन। और तुम भी वहाँ जब जाओगे तो हो सकता है कि बाउंसन सेरन तुम्हारी कोई मदद करे और तुम वांगजी को भी जल्द से जल्द ठीक कर पाओ। तब विंग ने अपने अंकल की तरफ देखा और फिर विंग ने अपने बाबा की तरफ देखा, वी चांगसे की तरफ देखा, और वो सोच रहा था कि वो वांगजी को छोड़ उसे जाना चाहिए कि नहीं। अभी मेरे वांगजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अपने होश में भी नहीं है, और जो लंजा है वो उसका अल्फ़ा है। विंग अपने मन में सोच रहा था कि मैं अपने अल्फ़ा से बिना पूछे ऐसे ही किसी के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो विंग उसका ओमेगा है, वो जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, अपने लंजा के बिना परमिशन के वो नहीं कर सकता। विंग ना इसी सोच में पड़ा हुआ था और लन चिरैन और वी चांगसे दोनों ही लोग विंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि अब विंग कुछ बोलेगा, अब कुछ जवाब देगा। उन्हें उसके आंसर का इंतज़ार था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे कि विंग क्या करता है। और बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।